नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साक्षी की आवाज़ चैनल में। तो दोस्तों, आज की कहानी है बुजुर्ग पिता जिसे बेटे बहू ने घर से बाहर खदेड़ दिया। आज उसी पिता के इंटरव्यू की खबर जब बहू ने न्यूज़ में देखी तो उसके तोते उड़ गए। अब उन्हें उनके कर्मों की ऐसी सज़ा मिली कि देखने वाले भी दंग रह गए। आखिर ऐसा क्या हुआ उन बेटे और बहू के साथ, और क्यों उस बुजुर्ग की खबर न्यूज़ चैनल पर दिखाई जा रही थी। सोनम अपने घर में बैठी हुई मज़े से टीवी देख रही थी और सहेलियों के साथ बैठकर गप्पे लड़ा रही थी कि तभी उसकी एक सहेली बाहर से दौड़ी दौड़ी आई और बोली, सोनम, क्या तूने न्यूज़ चैनल देखा है? तब सोनम बोली, नहीं तो। क्यों, क्या हुआ? अरे एक मिनट, न्यूज़ चैनल खोल कर तो देख। तब सोनम झुंझलाती हुई बोली, अरे चुप रहे यार, कम से कम मुझे पहले अपना नाटक तो देखने दे। तब उसकी सहेली बोली, अरे देख तो सही, तेरे लिए कुछ दिखाया जा रहा है न्यूज़ चैनल पर। सहेली की बात सुनकर सोनम एकदम से चौंक गई। मेरे लिए? वह भी न्यूज़ चैनल पर? क्या बात कर रही है तू? रुक, अभी लगाती हूँ। जैसे ही सोनम ने न्यूज़ चैनल चलाया तो सामने अपने बुजुर्ग ससुर को देखकर वह चौंक गई। सूट बूट में बैठे उसके ससुर का फोटो और नीचे बहुत बड़े बड़े अक्षरों में लिखा था कि शहर के नामी बिजनेसमैन मिस्टर राजकुमार का इंटरव्यू कल दोपहर 3 बजे से। जानिए उनकी सक्सेस स्टोरी इसी चैनल पर देखना ना भूलें। न्यूज़ चैनल वालों की बात सुनकर सोनम की आंखें फटी की फटी रह गईं। शहर के नामी बिजनेसमैन और मेरे ससुर, यह क्या हो रहा है? उसने अपनी सहेली को कुछ बहाना बनाकर वहां से टाल दिया और फटाफट से अपने पति को फ़ोन मिलाया और न्यूज़ की रिकॉर्डिंग करके उसके व्हाट्सएप पर उसको शेयर की। तब सौरभ बोला, अरे सोनम, कोई ऐसे ही होगा, हो सकता है किसी ने पापा का चेहरा लगा दिया हो। तुम नहीं जानती क्या कि पापा को हमने कब का गांव में छोड़ा है? उसने दो बातें सुनाकर फ़ोन काट दिया, पर सोनम को आराम न पड़ा और तैयार होकर निकल गई पता लगाने कि क्या सच है। बहुत से लोगों से बातचीत करने पर पता चला कि यह तो उसके ससुर राजकुमार जी ही हैं, जिनको उन्होंने घर से बाहर निकाल दिया था, भूखा मरने को गांव में छोड़ दिया था। अब सोनम के मन में लालच जाग गया और जैसे तैसे 2 टिकट बुक करके कल के अपने ससुर के शो में पहुंचने के लिए वह घर पहुंची। घर पहुंचकर उसने सौरभ को सारी बात बताई। हालांकि सौरभ जानता था कि उसने कितनी बड़ी गलती की है और वह उसके साथ जाने के लिए तैयार भी नहीं था। लेकिन जब सोनम ने ज़्यादा जोर दिया तो सौरभ भी अपनी पत्नी के साथ वहां जाने के लिए तैयार हो गया और अगले दिन दोनों नियत समय पर न्यूज़ वालों के ऑफिस पहुंच चुके थे। सभी लोगों के बीच में कुर्सी पर बैठे हुए थे कि एक बड़ी सी गाड़ी आकर वहां रुकी और उसमें से राजकुमार जी उतरे। उनके साथ में गौरव भी था। राजकुमार जी का सूट बूट चाल ढाल देखकर सौरभ की आंखें फटी की फटी रह गईं। वह दौड़कर अपने पिता के पास पहुंचे, लेकिन राजकुमार जी ने उन्हें पहचानने से भी इनकार कर दिया। आखिर क्यों? उन्होंने ऐसा क्या किया? इसके लिए आइए चलते हैं कुछ समय पहले। ये लो पिताजी, आज मेरी पहली तनख्वाह मिली है और मैं चाहता हूँ कि इसको आप अपने पास रखें। मुझे दिल से बहुत ही खुशी होगी अगर आप इन पैसों को अपने पास रखोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। पिताजी, सौरभ अपने पिता राजकुमार जी के हाथ में पैसे थमाता हुआ बोला। तो राजकुमार जी बोले, बेटा, बहू को पैसे दे देते तो अच्छा होता। कल को बहू इस बात पर अगर एतराज़ करने लगे तो बिन बात के फिर घर में कलेश होगी, और फिर पैसे बहू रखे या मैं, क्या फ़र्क पड़ता है? उस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
उस बात से कलेश होगी। किस बात की कलेश होगी बाबूजी? इस घर के बड़े बूढ़े आप हैं। माँ तो मुझे बचपन में ही छोड़कर चली गई थी। मैंने जब से होश संभाला है तब से आपको ही माँ और पिता दोनों के रूप में पाया है। जब भी मुझे आपकी ज़रूरत पड़ी तब आप मेरे पीछे हमेशा से मेरे साए की तरह खड़े रहे। आज मेरी पहली तनख्वाह मिली है, इस घर के सबसे बड़े के हाथ में जाए तो इससे भला और क्या हो सकता है? और आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्या सोनम ने आपसे कुछ कहा है? बाबूजी, दिन रात मेहनत करके आपने अपनी सारी जमा पूंजी मेरे पीछे लगा दी, सिर्फ इस दिन के इंतज़ार में। और आज वह दिन आया है कि मैं सरकारी अफसर बन गया हूँ और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मेरी पहली तनख्वाह आप ही अपने पास रखें। जब सौरभ ने राजकुमार जी के ऊपर ज़्यादा जोर दिया तो राजकुमार जी भी इस बात को मान गए। वहीं बगल में खड़ी हुई सोनम गेट के बाहर से सब कुछ देख और सुन रही थी। इतना तो वह समझ ही चुकी थी कि उसके कहने से उसका पति उसके ससुर को घर से बाहर तो निकालने से रहा, अब उसे कोई ना कोई तो और तरकीब लगानी ही होगी। और ऐसा सोचकर वह वहाँ से चली गई। जब सौरभ ने ज़्यादा जोर दिया तो राजकुमार जी ने भी सौरभ की सारी तनख्वाह लेकर उसे अपनी अलमारी में रख दिया। धीरे धीरे करके पूरा महीना बीत गया। सामने से तो सोनम अपने ससुर राजकुमार जी के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करती थी, लेकिन पीठ पीछे उसके मन में अपने ससुर के लिए जहर घुलता रहता और हर वक्त उसके मन में अपने ससुर को अपने घर से बाहर निकालने की नई नई तरकीब में सोचने में लगी रहती, क्योंकि सौरभ अपनी सारी तनख्वाह लेकर राजकुमार जी के हाथ में ही थमाता था, जो कि सोनम को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। जब से सौरभ एक सरकारी अफसर बन गया था तब से सोनम के शौक भी कुछ अलग तरीके के हो गए थे। हर हफ्ते सहेलियों के साथ बाहर जाना, किटी पार्टी करना और इधर उधर के आलतू फालतू के खर्चे। पैसे की तो मानो उसे कदर ही नहीं रही थी। और अगर इस बात को राजकुमार जी उससे कह दिया करते तो उसके मानो तन बदन में जैसे आग लग जाया करती थी और वह उनसे उल्टा ही बोलने लगती। अब तो दिन पर दिन उसने घर का माहौल एकदम कलेशनुमा कर रखा था। शाम को बेचारा सौरभ थका हारा अपने घर आता और उधर उसकी पत्नी ना उसे खाने को पूछती ना पानी को, बस चिक 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 आते ही शुरू हो जाती। तुम्हारे पापा ऐसे हैं, तुम्हारे पिताजी ऐसे हैं, इन्हीं सब बातों को लेकर लग जाती, अपनी एक भी गलती ना बताती। और तो और यह भी ना सोचती कि आदमी बाहर से हारा थका आया है। अब तो वह अपने पति को खुली खुली धमकियां देने लगी थी कि अगर उसने अपने पिता को इस घर से बाहर नहीं निकाला और तनख्वाह उसके हाथ में देनी शुरू नहीं की तो वह इस घर को छोड़कर चली जाएगी। अब सौरभ भी क्या करता? उसे भी दिख रहा था कि उसकी पत्नी दिन भर घर में कलेश क्यों करती रहती है, लेकिन वह बेचारा आखिर करता भी तो क्या करता। जब घर में कलेश हद से ज़्यादा बढ़ गया और सोनम हद से ज़्यादा ही कलेश करने लगी तो सौरभ राजकुमार जी को ना चाहते हुए भी उनके गांव छोड़ने पर मजबूर हो गया। राजकुमार जी भी जानते थे कि अब आगे वास्तव में क्या होने वाला है, लेकिन वह भी नहीं चाहते थे कि उनकी वजह से उनकी बहू घर में दिन रात उनके बेटे का भी जीना हराम कर दे। और कुछ दिन बाद सौरभ अपनी गाड़ी से अपने पिताजी को अपने गांव छोड़ने के लिए चला गया। गांव में पहुंचने के बाद सौरभ ने गांव के सभी लोगों से मुलाकात की, उनके साथ एक दिन रहा और फिर अपने पिता को गांव में अकेला छोड़कर चला गया। आस पड़ोस के लोगों ने राजकुमार जी से पूछा भी कि अब वह वापस क्यों आ गए हैं और सौरभ उन्हें अब गांव में क्यों छोड़कर जा रहा है। तब राजकुमार जी ने हंसते हुए कहा, क्यों भाई, अब तुम लोगों को पसंद नहीं है क्या कि मैं अपने बचे कुछ दिन आप लोगों के साथ में बिताऊं?
इतना कह वे जोर से हंसे। अपने बेटे की बेइज्जती पूरे गांव में ना हो इसलिए झूठ बोल दिया कि मेरा शहर में मन नहीं लगता था। जब तक बेटा छोटा था तब तक तो मजबूरी थी, वहाँ तुम लोगों से मिलना जुलना भी नहीं हो पाता था। अब मैं कुछ दिन अपने गांव में खुली हवा में रहना चाहता हूँ और इसीलिए वहाँ दिन रात सौरभ से मैं जिद किया करता था। हालांकि सौरभ और बहू ने तो मुझे मना भी किया था और कहा था कि बाबूजी अगर आप यहाँ से चले जाओगे तो हम लोगों का मन नहीं लगेगा और फिर आपके बिना घर खाली खाली लगता है। लेकिन मैंने उनकी एक बात भी नहीं सुनी और मैं चला आया वापस अपने गांव तुम लोगों के साथ रहने। सौरभ भी यह कहकर गया था कि वह अपने पिता को मनी ऑर्डर करता रहेगा। कुछ समय तक तो सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा। शुरुआत के कुछ दिनों में सौरभ ने हर महीने अपने पिता को 5,000 रुपये महीने भेज दिया करता था। लेकिन कुछ समय के बाद वह पैसे हर 2 महीने, फिर 3 महीने और धीरे धीरे करके 6 महीने में आना शुरू हो गए थे। हालांकि राजकुमार जी पूरे 5,000 को खर्च नहीं किया करते थे, उसमें से कुछ पैसे बचा लिया करते थे। उसके कुछ समय बाद अब सौरभ ने राजकुमार जी के पास पैसे भेजना बिल्कुल बंद कर दिया था। कुछ समय तक तो राजकुमार जी अपनी बचत के पैसों से ही अपना घर चला लिया करते थे, लेकिन अब तो वह पैसे भी ख़त्म हो चले थे और राजकुमार जी के पास और कोई साधन ही न था कि वह अपने पेट के लिए कहीं से 2 वक्त के खाने का जुगाड़ करें। अगर गांव में किसी से कहते तो उनके अफसर बेटे की पूरे गांव में बदनामी हो जाती और इसीलिए बेचारे किसी से कुछ भी नहीं कहते। लेकिन कहते हैं ना कि समय बहुत बलवान है, आखिर बेचारे कब तक छुपाते। जब खाना समय पर नहीं मिलता तो धीरे धीरे उनकी दशा में परिवर्तन आने लगा। अब वह दिन पर दिन कमज़ोर होने लगे थे और पेट की आग को भला कब तक ही छुपाते। 2 महीने हो गए थे राजकुमार जी को जैसे तैसे समय काटते हुए। कभी बेचारे आधी रोटी खाकर सो जाते तो कभी पानी पीकर ही अपना पेट भर लिया करते थे। अब तो राशन बिल्कुल ख़त्म हो गया था और उनके पास पैसे भी ख़त्म हो चुके थे। 2 दिन से राजकुमार जी ने कुछ भी नहीं खाया था। भूख के मारे उनकी आत्मा तड़प रही थी, जो ना उन्हें चैन से सोने दे रही थी न चैन से जागने दे रही थी। सब कुछ सोचकर उनकी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। अपनी पत्नी को याद करके बेचारे बस रोए जा रहे थे। इधर उधर भूख के मारे ढूंढ रहे थे कि कोने में या कहीं कुछ भी बड़ा मिल जाए तो खा लूं और इस पेट की आग को शांत कर लूं। खाने को तो कुछ नहीं मिला। मिला तो उनकी पत्नी का एक फ़ोटो, जिसको देखकर उनकी आंखें आंसुओं से लबालब भर आईं और वह अपने बीते दिनों को याद करके अपनी पत्नी को कहते हुए रोने लगे। देख रही हो शांता, आज तुम नहीं हो तो बेटे के होते हुए मैं कैसा अनाथ हो गया हूँ। अरे, मैंने अपना सब कुछ गंवा दिया। तुम्हारे जाने के बाद सब कुछ अपना अपने उस बेटे पर लुटा दिया। मुझे क्या पता था कि उसके जीते जी मुझे एक एक टुकड़े के लिए मोहताज होना पड़ेगा। मुझे क्या पता था कि जो लड़की अपने माता पिता को उस घर से छोड़कर आई है वह मुझे मेरे बेटे से भी दूर कर देगी। मुझे तो लगा था कि उसको माँ बाप से दूर होने की पीड़ा का एहसास होगा, लेकिन नहीं। शायद मैं ही गलत था कि मैंने अपने बुढ़ापे के लिए कुछ भी नहीं रखा, सब कुछ लुटा दिया अपनी उस औलाद पर जिसने आज मुझे यहाँ भूखा मरने के लिए छोड़ दिया है। यह सब सोच उन्होंने आंखें बंद की तो पुराने दिन सपनों की तरह उनकी आंखों में तैरने लगे। कैसे जब कभी भी वह शांता जी से गुस्सा हो जाया करते थे तो शांता जी उनके आगे पीछे प्लेट लेकर घूमा करती थी और कितनी बार उन्होंने उनसे कहा था कि आप चाहे मुझसे कितना भी गुस्सा हो जाया कीजिए, लेकिन खाने पर कभी अपनी नाराज़गी मत निकाला कीजिए। कभी उन लोगों से जाकर पूछें जिन लोगों को 2 वक्त का खाना नसीब नहीं होता और आप हैं कि आपके पास होते हुए
आप किसी और का गुस्सा खाने पर निकालते हैं। सहसा ही उनके मुंह से निकल पड़ा, सही कहा था तुमने शांता। उससे पूछो जिसको 2 वक्त का खाना नहीं मिलता। आज मेरी भी तो ऐसी ही दशा है। और राजकुमार जी फिर से खो गए अपने पुराने दिनों में। लग रहा था उन्हें जैसे कल की ही बात है, जब उनके घर में उनके बेटे का जन्म हुआ था। बड़े प्यार से उन्होंने उसका नाम सौरभ रखा था। सौरभ के जन्म के कुछ समय बाद ही शांता जी का देहांत हो गया और रह गए राजकुमार जी बिल्कुल अकेले। दुख तो उन्हें बहुत हुआ। उनके घर के सब लोगों ने कहा भी कि अब तू शादी कर ले, बच्चा छोटा है, तू उसे संभालेगा या घर के खर्च के लिए कमाने के लिए निकलेगा। लेकिन राजकुमार जी ने इसीलिए दूसरी शादी नहीं की, क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि सौरभ को कोई भी किसी भी तरीके से प्रताड़ित करे। क्या पता कल को उसकी दूसरी माँ अपने बच्चे और सौरभ में फ़र्क करने लगे, और फिर तब क्या जवाब दूंगा मैं शांता को। नहीं नहीं, मैं कोई दूसरी शादी नहीं करूँगा। मैं अपने बेटे को भी पाल सकता हूँ और अपने घर के खर्च भी चला सकता हूँ। सब लोगों ने उन्हें बहुत समझाया, लेकिन उन्होंने किसी की भी एक न सुनी थी। वैसे तो सौरभ का जन्म जब हुआ तब राजकुमार जी गांव में ही रहते थे, लेकिन शांता जी की मौत के बाद जब से वह थोड़ा बड़ा हुआ तब से राजकुमार जी का काम ठीक से चलने लगा और राजकुमार जी ने शहर में ही अपना प्लॉट खरीद लिया और उसके बाद उन्होंने अपना मकान भी धीरे धीरे करके शहर में ही बना लिया और गांव को छोड़कर अब शहर में आ बसे। गांव में भी उनका ठीक ठाक ही मकान था। राजकुमार जी गांव का घर छोड़ना तो नहीं चाहते थे, लेकिन उन्हें अपने बेटे की देखभाल भी करनी होती थी और काम शहर में और घर बार गांव में देखने और फिर सौरभ को संभालने में भी उन्हें दिक्कत ही होती थी, क्योंकि घर में वे अकेले ही थे। दरअसल सौरभ की मां का देहांत उसके जन्म के कुछ समय बाद ही हो गया था और राजकुमार जी ने उसे बचपन से ही अकेले ही पाला था और माँ और पिता दोनों का प्यार उसे राजकुमार जी से ही मिला। जब बचपन में सौरभ अपने स्कूल में जाता था तब उसके स्कूल के अध्यापकों ने उसके पिता को उसका खाता पोस्ट ऑफिस में खुलवाने के लिए कहा और उसके पिता उसको लेकर पोस्ट ऑफिस में गए हुए थे। लेकिन कुछ कर्मचारी सौरभ के पिता से सही तरीके से पेश नहीं आए और उन्होंने राजकुमार जी के साथ बड़ी ज़ोर ज़ोर से तेज़ आवाज़ में चिल्लाना शुरू कर दिया। जब शोर ज़्यादा हुआ तो उस पोस्ट ऑफिस का एक बड़ा अधिकारी अपने कैबिन से बाहर निकल कर आया और पूरा कारण पूछकर उसने उन कर्मचारियों को ही डांट लगाई और सौरभ के पिता राजकुमार जी के साथ वह बहुत अच्छे तरीके से पेश आया। उस अधिकारी का चाल ढाल, हाव भाव और अच्छा व्यक्तित्व देखकर सौरभ ने भी मन ही मन में निश्चय कर लिया कि वह भी बड़ा होकर एक अच्छा, नेक और ईमानदार अफसर बनेगा। और बस फिर सौरभ ने पढ़ाई में अपनी जान लगा दी। जैसे जैसे धीरे धीरे सौरभ बड़ा होता चला गया, वैसे वैसे उसकी पढ़ने में लगन और ज़्यादा होती चली गई और वह क्लास दर क्लास अपनी कक्षा में प्रथम ही आता रहा। स्कूल की परीक्षा अच्छे नंबरों से पास करने के बाद उसने अपने शहर के सबसे बड़े कॉलेज में 11वीं क्लास में एडमिशन स्कॉलरशिप बेस पर लिया और 12वीं में भी उसने अपने पूरे शहर में अपने कॉलेज को टॉप किया था। वह पढ़ने में काफ़ी होनहार था। सौरभ के पिता राजकुमार जी अपने बेटे की इस लगन को देखकर मन ही मन बहुत खुश होया करते थे। सौरभ ने भी पूरी लगन के साथ अपने कॉलेज की परीक्षा पूरी की और साथ ही कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी भी करने लगा और देखते ही देखते कुछ ही समय में वह एक बड़े अधिकारी के पद पर तैनात हो गया। उसका बचपन का सपना साकार हो चला था। जिस समय सौरभ ने अपना एग्ज़ाम निकाला था और यह पक्का हो गया था कि वह एक बड़ा अफसर बन गया है, बस अब तो ज्वाइनिंग की डेट ही निकलनी बाकी है, तब सौरभ ने अपने पिता राजकुमार जी को
सोनम के बारे में बताया था, जो कि उसकी ही क्लासमेट थी और उसके साथ तैयारी भी कर रही थी। राजकुमार जी ने कहा कि अगर तुम्हें लड़की पसंद है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। और राजकुमार जी ने अपने बेटे की पसंद की लड़की यानी कि सोनम से सौरभ की शादी करवा दी थी। उन्हें तो लगा था कि बेटे की पसंद है तो अब तो किसी चीज़ की दिक्कत ही नहीं होगी, लेकिन उन्हें क्या पता था कि आने वाले समय में उनके साथ क्या क्या होने वाला है। बस यह सब उनके दिमाग में घूम ही रहा था कि अचानक से उन्हें महसूस हुआ जैसे उनके सर पर किसी ने अपना हाथ रखा हो और उनसे कहा हो कि आप इतना परेशान क्यों होते हैं, बेटे ने ही तो निकाल दिया है ना। कम से कम इस बहाने आप अपने पुराने घर में आकर तो रह रहे हैं। आप परेशान मत होइए। और वहाँ उस पलंग के पीछे नीचे की तरफ एक छोटा सा गड्ढा बना हुआ है। उस गड्ढे में देखिए आपको क्या मिलता है। मैं हमेशा ही आपके साथ हूँ। और हाँ, आपको कमज़ोर पड़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप अपना कोई काम खुद से शुरू कीजिए और फिर अपने आप को इस काबिल बनाइए कि सारी दुनिया आपकी मिसाल दे और अपनी औलाद को दिखा सकें कि पिता आखिर पिता ही होता है। औलाद चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो जाए, रहती हमेशा माँ बाप से कम ही है। दिखा दो उस नालायक को कि आप अभी भी क्या से क्या कर सकते हो। आप ऐसी नालायक औलाद के मोहताज नहीं हो। उठो और जागो, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मेरे पति इतने कमज़ोर नहीं हैं कि रोने में अपना समय गंवा दें। आप कभी भी खुद को अकेला महसूस मत करना। उन्हें लगा जैसे शांता जी उनसे यह सब कह रही हैं। जैसे ही उनकी आंखें खुलीं तो कुछ नहीं था। अब राजकुमार जी को लगा कि उन्होंने महज एक सपना देखा था। पहले उन्हें लगा कि सपने कहाँ सच होते हैं, शायद मैंने ज़्यादा ही सोच लिया। फिर कुछ मन में आया अचानक से कि क्यों ना देख ही लिया जाए। तो पहले तो उन्हें लगा कि शायद यह उनका वहम है। फिर उन्होंने यह सोच ही लिया आखिरकार कि एक बार देखने में क्या हर्ज है। जब उन्होंने बताई हुई जगह पर जाकर देखा तो उस गड्ढे में एक रुमाल निकला जिसके अंदर एक पोटली में कुछ बंधा हुआ था। और जैसे ही उन्होंने वह पोटली खोली तो उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। उसमें शांता जी के सोने के पुराने कड़े रखे थे, जो शायद उन्होंने राजकुमार जी को बिना बताए अपनी बहू के लिए बनवा कर रखे थे। उन कंगनों को देखकर राजकुमार जी बहुत दुखी हुए। उनकी आंखों से आंसू फिर से बहने लगे, लेकिन साथ ही उन्होंने नींद में ही सही या सपने में ही सही शांता जी की कही एक एक बात को याद किया और मन में कड़ा निश्चय कर लिया कि मैं अब कुछ कर कर ही दिखाऊंगा। वे उन कड़ों को लेकर सुनार के पास गए और जाकर उनका भाव जंचवाया तो उन कड़ों की कीमत लगभग 60,000 रुपये निकली। राजकुमार जी ने आधी कीमत में एक कड़ा बेच दिया और 30,000 रुपये और एक कड़ा लेकर अपने घर वापस आ गए। उन्होंने उसमें से कुछ पैसों का तो राशन खरीदा और बाकी बचे हुए पैसों से 2 भैंस खरीद लीं और उन्हें अपने घर ले आए। कुछ बचे हुए पैसों से थोड़ी सी भूमि लगान पर ले ली। अब तो राजकुमार जी दिन रात मेहनत करते, अपना खाना बनाकर खाकर साथ लेकर जंगल की ओर निकल जाते, पूरे दिन खेतों में मेहनत करते और फिर जब भैंसों के चारे का टाइम होता तो उन्हें चारा डाल दिया करते। अब तो उनका रोज का यह नित्य कर्म हो गया था। दोनों टाइम भरपेट खाना भी मिलने लगा था। उधर खेतों में अच्छी फसल होने लगी थी, जिससे खाने के लिए अनाज तो हो ही जाया करता, बल्कि इतना अनाज होता कि वह अपने खाने के लिए बचाकर बाकी को पैसों में बेच दिया करते थे। भैंसों के दूध को उन्होंने गांव में बेचना शुरू कर दिया। दूध की मठा चलाते तो उससे भी मक्खन निकलता और उससे घी बनाकर भी बेचा करते। उनकी मेहनत धीरे धीरे रंग लाने लगी थी। समय बढ़ने के साथ साथ उन्होंने 2 भैंस से 4 और 4 से 8 कब कर लीं, उन्हें भी पता न चला।
धीरे धीरे उनकी जान पहचान बढ़ने लगी। पहले वे अपना दूध गांव में फुटकर में दिया करते थे। एक दिन एक बड़ा अमीर सा आदमी आया और उन्हें उनके दूध के 10 लीटर के हिसाब से फालतू पैसे देने की बात की। तो राजकुमार जी भी खुशी खुशी तैयार हो गए। उस आदमी ने राजकुमार जी को उस दूध के एडवांस पैसे दिए और सारा दूध डेली खुद ही ले जाने को कहकर चला गया। अब राजकुमार जी का सारा दूध शहर जाने लगा। गाड़ी आती और सुबह शाम दोनों समय उनका दूध लेकर शहर चली जाती। और सबसे अच्छी बात यह थी कि उन्हें एक ही ग्राहक मिल गया जो उनसे सारा दूध ले लिया करता था। पहले तो राजकुमार जी भी समझ नहीं पाए कि वह इतने सारे दूध का क्या करता है, लेकिन लोग बागों से जानकारी करने से पता चला कि वह व्यक्ति राजकुमार जी से आधे दाम में दूध लेकर उसे दुगने दाम में शहर में बेच दिया करता था। जब राजकुमार जी को इस बात का पता चला तो उन्होंने सोचा कि मेरे यहाँ के दूध से जब कोई और मुझे दुगना लाभ कमा सकता है, तो क्यों ना मैं ही किसी जानकार व्यक्ति से सलाह करके किसी पढ़े लिखे व्यक्ति को काम पर रख कर उससे अपनी ही भैंसों के दूध से डबल मुनाफा कमा सकूं। और अब राजकुमार जी ऐसे ही किसी व्यक्ति की तलाश में लग गए। बहुत दिनों तलाशने के बाद भी उन्हें ऐसा कोई भरोसेमंद आदमी मिल ही नहीं पा रहा था। एक दिन राजकुमार जी जब शहर से राशन का सामान लेने गए थे कि अचानक तेज धूप में उन्हें चक्कर आ गया और वह सड़क पर गिर पड़े। तब वहीं पास में खड़े एक लड़के ने उन्हें उठाया और उन्हें अस्पताल में लेकर पहुंचा। उस लड़के ने उनका बहुत अच्छे से ध्यान रखा। राजकुमार जी इस लड़के से पहली बार मिल रहे थे। उन्होंने उससे उसका नाम पूछा। उस लड़के का नाम गौरव था। जब राजकुमार जी ने गौरव से बातचीत की तो पता चला कि वह किसी कंपनी में अकाउंटेंट के पद पर तैनात है और एक अनाथ लड़का है जिसके आगे पीछे कोई नहीं। 2-3 दिन उसने राजकुमार जी का बहुत अच्छे से ध्यान रखा था, जब तक वे पूरे तरीके से स्वस्थ नहीं हो गए थे। अब राजकुमार जी को एक आशा की किरण नजर आई और उन्होंने गौरव को अपने बारे में सब कुछ बताया और यह भी बताया कि उनका क्या करने का प्लान है। बस फिर गौरव एक पल में ही समझ गया कि उसे क्या करना है। अब गौरव से राजकुमार जी ने जब बहुत प्यार से उससे आग्रह किया कि क्यों ना वह उनके साथ मिलकर काम करे, वह उसे उस कंपनी से भी ज़्यादा तनख्वाह देंगे और फिर वह भी अकेले हैं और गौरव भी अकेला है, तो दोनों साथ मिलकर एक दूसरे के सुख दुख के साथी तो बन ही सकते हैं। तो गौरव को भी इसमें कुछ बुरा नहीं लगा और वह भी सबके लिए राज़ी हो गया, खुशी खुशी तैयार हो गया। अब वे दोनों घर आ गए और आराम से रहने लगे। गौरव ने भी सारा भार अपने कंधों पर ले लिया था। राजकुमार जी को वह कोई भी भागदौड़ का काम न करने देता। उनसे कहता कि आप बस बैठे रहिए और मुझे बताते रहिए। वैसे भी माँ बाप के प्यार के लिए मैं बचपन से वंचित रहा हूँ। एक बुजुर्ग का साथ पाकर और आशीर्वाद पाकर मैं खुद को एकदम पूरा महसूस कर रहा हूँ। वे एक बेटे की तरह उसके साथ रहने लगे थे। हालांकि गौरव अभी भी राजकुमार जी को बुलाता तो अंकल ही था, लेकिन उनकी अपने पिता से भी ज़्यादा इज्जत करता था। और बस फिर गौरव ने अपना दिमाग दौड़ाया। शहर में एक बढ़िया सी मौके की जगह पर डेयरी खोल डाली। उसने किसी से बातचीत कर कर पैकिंग के लिए भी बात कर ली और शांता डेयरी आपकी अपनी माँ के जैसा के नाम से पैकिंग का भी इंतज़ाम कर लिया। और अब वह उस डेयरी के दूध को पैकिंग करके बेचने लगा, क्योंकि गांव का दूध और वह लोग उसमें पानी भी नहीं मिलाया करते थे, तो लोग बाग उनके दूध को, उनके ब्रांड को पसंद करने लगे। और समय बीतते बीतते देखते ही देखते कब राजकुमार जी की डेयरी पूरे शहर में फेमस हो गई। अब तो उनके यहाँ का दूध उनके नाम से बिकने लगा और राजकुमार जी एक बड़े फार्म के मालिक बन गए। उन्होंने बहुत सारी भैंस रख लीं और बहुत सारे लोगों को उनका काम करने के लिए रख लिया। अब तो गांव में उन्होंने आस पड़ोस में रोजगार का भी काम कर दिया था।
गांव के बहुत सारे लोग उन्हीं के यहाँ काम करते और वह उन्हें उचित तनख्वाह दिया करते थे। समय के साथ साथ सब कुछ बदल गया और राजकुमार जी दिन पर दिन बहुत फेमस हो गए। एक दिन राजकुमार जी अपना सारा काम निपटाने के बाद कुछ चुप से बैठे हुए थे। तब गौरव ने आकर उनके कंधे पर हाथ रखा और बोला, क्या हुआ अंकल, आप इतना शांत क्यों बैठे हैं? तभी उसका हाथ थाम कर राजकुमार जी बोले, गौरव, अगर तुम नहीं होते तो शायद मैं इतना बड़ा कभी नहीं हो पाता। मेरी अपनी औलाद ने मुझे भूखा मरने को छोड़ दिया था। अपने छोटे से गांव में इसी में सीमित होकर रह जाता। तुमने मेरी पहचान बनाई, एक बूढ़े से आदमी को शहर का नामी आदमी बना दिया। बेटा, मैं तेरा ये एहसान कैसे चुकाऊंगा? तब गौरव ने उन्हें कहा, यह कैसी बातें कर रहे हैं आप अंकल? एक तरफ बेटा भी कहते हैं और दूसरी तरफ एहसान कहकर पराया भी कर रहे हैं। आप यह कहिए कि अगर आप ना होते तो मैं अनाथ ही रह जाता। आपने मुझे मेरे पिता का प्यार, बड़ों का आशीर्वाद और माँ का दुलार सब कुछ तो दे दिया, और इस अनाथ लड़के को चाहिए भी क्या था? इतना कहकर गौरव भी अपनी आंखों में आंसू ले आया। तब राजकुमार जी बोले, खबरदार जो तूने अपने आप को अनाथ कहा तो। अरे, इतना लंबा चौड़ा पिता तुझे दिखाई नहीं दे रहा है कि तू खुद को अनाथ कह रहा है? और इतना कहकर दोनों एक दूसरे के गले लग गए। आज बरसों बाद राजकुमार जी को महसूस हुआ कि जैसे उन्हें फिर से अपना बेटा मिल गया हो, जो कि उनके अपने बेटे के जैसे लालची और मक्कार नहीं था, जिसने उनका ऐसे समय में साथ दिया जब उन्हें उनकी वास्तव में ज़रूरत थी। और गौरव को भी एक पिता का प्यार मिल गया। अब राजकुमार जी ने गौरव को उठाया और बोले, चल पागल कहीं का, खुद तो रोया ही और मुझे भी इमोशनल कर दिया। अब चल खाना खा ले, मुझे बहुत ज़ोर की भूख लगी है। और हाँ, सुबह थोड़ा जल्दी उठ जाना, किसी काम के सिलसिले में हमें शहर जाना है। दोनों ने साथ मिलकर खाना खाया और सो गए। अब तो गौरव राजकुमार जी को पापा ही कहकर बुलाया करता और राजकुमार जी को कोई काम न करने देता। बस उनसे कहता कि आप कुर्सी पर बैठ जाइए और देखभाल करते रहिए कि कौन सा काम कैसे होना है, और बस बैठकर ऑर्डर चलाते रहिए। देखते देखते बहुत थोड़े समय में राजकुमार जी ने बहुत नाम कमा लिया था और इसीलिए शहर के एक बड़े न्यूज़ चैनल ने उनकी कहानी को अपने टीवी पर दिखाने की ठानी और उनका इंटरव्यू लेने के लिए उनके पास फ़ोन किया। और जैसे ही राजकुमार जी ने फ़ोन उठाया तो न्यूज़ चैनल वालों ने उन्हें उनकी मंशा बताई कि कैसे वह राजकुमार जी की सक्सेस स्टोरी पूरी दुनिया को दिखाना चाहते हैं, जिससे लोग बहुत प्रेरित होंगे, और इसके लिए वह उनका इंटरव्यू लेना चाहते हैं। राजकुमार जी ने सोचा कि वह पहले गौरव से डिस्कस करेंगे, उसके बाद आगे कुछ बात करेंगे। राजकुमार जी ने यह कहकर फ़ोन काट दिया कि वह उनसे इस बारे में कल बात करें। शाम को राजकुमार जी ने अपने घर पहुंचे जब, और उन्होंने गौरव को सारी बात बताई। जब गौरव ने यह बात सुनी तो गौरव तो खुशी के मारे पागल हो रहा था। वह पूरे घर में उछलता हुआ घूमा, जैसे उसके पैर जमीन पर टिक ही नहीं रहे थे। वह बोला, क्या सच में पिताजी, क्या सच में न्यूज़ वाले आपका इंटरव्यू लेना चाहते हैं? ओ गॉड, हमारे लिए यह कितनी बड़ी खुशी का दिन है। मैं समझ रहा हूँ, वह लोग आपकी सक्सेस स्टोरी पूरी दुनिया को दिखाना चाहते हैं। वह दिखाना चाहते हैं कि कोई छोटा बड़ा नहीं होता। इंसान अगर ठान ले तो किसी भी उम्र में कुछ भी कर सकता है। आप उनको फ़ोन करके हाँ कह दीजिए और बस फिर देखिए। इतना कहकर गौरव वहाँ से भागा और घर के मंदिर में जाकर शांति जी की तस्वीर को अपने हाथ में लेकर बोला, देखा माँ, आपने सही कहा था, बाबूजी कमज़ोर नहीं है। अगर आप उस दिन उन्हें हिम्मत ना देती तो आज शायद मुझे भी इतने अच्छे पिता नहीं मिल पाते और मैं पूरी ज़िंदगी अनाथ बच्चा रहकर ही गुजार देता। इतना कहकर उसकी आंखों से आंसू झरझर बहने लगे और उसने शांता जी की तस्वीर को कसकर गले से लगा लिया और बोला, काश माँ, आज आप भी हम दोनों के बीच होती और मुझे बाबूजी के साथ आप भी मिली होती, तो मैं इस दुनिया का आज सबसे खुशकिस्मत बेटा होता।
भगवान का यह एहसान अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं भूल सकता। मुझ अनाथ को बाबूजी ने एक बेटे का प्यार दिया, कभी मुझे किसी चीज़ के लिए मना नहीं किया। और यह सब कहते कहते वह बहुत इमोशनल हो गया। वह बोला, माँ, क्या आप जानती हैं कल हम दोनों के लिए कितना बड़ा दिन है? बाबूजी का इंटरव्यू है माँ। बड़े बड़े न्यूज़ चैनल वाले अब उनका इंटरव्यू लेना चाहते हैं और यह सब सिर्फ आपकी वजह से हो पाया है। अब आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं ऐसे ही अपना काम सही तरीके से कर सकूं। जब राजकुमार जी ने गौरव को इस तरीके से उनसे बात करते हुए देखा तो वह मन ही मन खुद को बहुत गर्वित महसूस करने लगे। उन्हें लगा कि जैसे वास्तव में सौरभ नहीं बल्कि गौरव उनका अपना बेटा है, जिसको शांता जी के जाने के बाद भी उनकी इतनी कदर है। एक उनका अपना बेटा जिसको जिंदा बाप की कदर ना हुई और छोड़ दिया बुढ़ापे में मरने के लिए। आज इंटरव्यू का दिन था और राजकुमार जी गौरव के साथ वहां पर पहुंचे कि तभी भीड़ में से एक लड़का दौड़ता हुआ आया और बोला, पिताजी, मैं आपका बेटा सौरभ, क्या आपने मुझे पहचाना नहीं? तब राजकुमार जी ने उसे पहचानने से इनकार करते हुए कहा, मैं किसी सौरभ को नहीं जानता। मेरा तो एक ही बेटा है और वह है गौरव, जो मेरे साथ खड़ा है। अपने पिता की यह बात सुनकर सौरभ एकदम ठगा सा वहीं खड़ा रह गया। इंटरव्यू खत्म हुआ और राजकुमार जी वहां से चले गए। सोनम को अपने ससुर की यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। न्यूज़ चैनल वाले से पूछने पर भी उन्होंने गौरव को अपने बेटे के रूप में इंट्रोड्यूस करवाया था और उस समय सोनम और सौरभ दोनों की आत्मा अंदर तक सुलग गई थी। लेकिन सोनम को इससे शायद कुछ फर्क नहीं पड़ता था। वह तो पैसों की लालची थी। घर पहुंचकर वह सौरभ से बोली, सौरभ, चाहे कुछ भी हो जाए, पिताजी अभी गुस्से में थे। हम लोग अगर उनसे घर जाकर माफ़ी मांगेंगे तो वह हमें माफ़ कर देंगे। और फिर सोचो, तुम ही उनके सगे बेटे हो। वह कल का आया लड़का पता नहीं कौन है कौन नहीं। पता नहीं पिताजी उसको क्यों अपना बेटा बता रहे हैं। अरे, हमारा भी पूरा हक बनता है उनकी ज़मीन जायदाद पर। कल हम उनके घर चलेंगे। और न जाने क्या क्या बात सौरभ के दिमाग में सोनम ने भर दी। अगली सुबह वह दोनों राजकुमार जी के घर पहुँचे और सौरभ ने वहां पहुंचकर उनके पैर छुए। सोनम भी उनके पैर छूकर बोली, पिताजी, हम आपको ढूंढने के लिए गांव गए थे, आप पता नहीं कहाँ चले गए वहां से। तब हंसते हुए राजकुमार जी बोले, कौन पिताजी, किसका पिताजी? और हाँ, किस गांव की बात कर रही हो? कहाँ ढूंढ आई बहू गांव में? गांव में तो अभी भी रोज आता जाता हूँ। वैसे अब और क्या चाहिए तुम लोगों को मुझसे? या फिर कुछ और भी बाकी रह गया था जो तुमने मेरे ऊपर नहीं किया है, जो अत्याचार अब और मेरे ऊपर करने आए हो? तब सोनम बड़ी अच्छी बनती हुई बोली, नहीं पिताजी, आपको कोई गलतफहमी हुई थी। हम तो हर महीने आपको पैसे ही भेजते थे। तब गुस्से में चिल्लाते हुए राजकुमार जी बोले, चुप, एकदम चुप। मैंने तो तुझे अपनी बेटी समझा था और तू तू नागिन निकली, नागिन। मुझे मेरे बेटे से अलग कर दिया और छोड़ दिया मुझे वहां मरने के लिए। अरे, तुम लोगों से भला तो यह अनजान लड़का निकला जिसने मुझे आज यहाँ इस मुकाम पर लाकर खड़ा कर दिया। तुम दोनों सिर्फ पैसों के लालची हो। और हाँ, जितना भी पैसा भेजा था तुमने उसका हिसाब लगा लेना। गौरव, बेटा, दे दे इनके जो भी पैसे मुझ पर खर्च हुए हैं। यह है जोरू का गुलाम। मैं तुमसे बहस कर ही क्यों रहा हूँ? मुझे तुम लोगों से कोई बात नहीं करनी, समझी तुम? निकल जाओ मेरे इस घर से, वरना तो अच्छा नहीं होगा। सोनम ने बहुत कोशिश की कि वह राजकुमार जी को अपनी बातों में बरगला दे, लेकिन इस बार राजकुमार जी किसी के झांसे में नहीं आने वाले थे। उन्हें पता था कि उनकी औलाद ने उनके साथ क्या किया है। वह सौरभ से बोले, यह तो दूसरे घर की आई लड़की थी, पर तूने तो अपने बाप का संघर्ष बचपन से देखा था ना। मुझे लगा था चाहे बहू जैसी भी हो, पर मेरा बेटा कम से कम इतना तो सोचेगा ही कि मेरे पिता ने मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया। लेकिन नालायक, तूने तो सारी हदें पार कर दी। छोड़ दिया मुझे उस बंद कमरे में मरने के लिए
और कभी पलटकर नहीं देखा कि मैं मर गया हूँ या जिंदा हूँ। तो फिर आज क्या करने आए हो तुम दोनों मेरे पास? यहाँ से चले जाओ। मेरा तुमसे कोई भी रिश्ता नहीं है। मेरा एक इकलौता बेटा है और वह है गौरव। समझे तुम दोनों? और इतना कहकर राजकुमार जी ने सिक्योरिटी गार्ड से उन दोनों को धक्के देकर अपने घर से बाहर निकलवा दिया और एक बढ़िया सी लड़की देखकर उन्होंने गौरव की भी शादी करवा दी और अपनी सारी ज़मीन जायदाद और वसीयत का आधा हिस्सा गौरव को और आधा वृद्धाश्रम और अनाथालय को दान में दे दिया। और अब राजकुमार जी अपने मुंह बोले बेटे गौरव और उसकी पत्नी के साथ बहुत खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। जैसा गौरव था वैसे ही उसने अपनी पत्नी को भी ढाला। गौरव की पत्नी गरिमा राजकुमार जी को अपने पिता की तरह ही प्यार करती, उन्हें एक चम्मच तक उठाकर न लेने देती। अगर कोई भी चीज़ उन्हें देनी होती, खानी होती, तो दोनों अपने पिता की छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखते। और आज राजकुमार जी अपना जीवन बहुत सुख से बिता रहे हैं और सौरभ और उसकी पत्नी अपने कर्मों की सज़ा भुगत रहे हैं। तो दोस्तों यह थी हमारी आज की कहानी। आज की कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल पर यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अब मिलती हूँ आपसे एक नई वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय मेरे प्यारे दोस्तों। अपना ख्याल रखें और सुरक्षित रहें।